आज के समय हमें किसी भी चीज की जरूरत होती है, हम जाके मार्केट से परचेज कर लेते हैं या फिर ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेज़न से ऑर्डर कर देते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि आज से कई वर्ष पूर्व जब ये सारी सुविधाएं मौजूद नहीं थी, तब बिजनेस कैसे होता था, या फिर विदेशों से कैसे सामान आता था, कैसे सामान यहां से हम एक्सपोर्ट करते थे, इवन हम लोग भारत में रह के क्या एक्सपोर्ट करते थे, क्या इंपोर्ट करते थे। बेसिकली आज की क्लास बात करेंगे, शुरुआत करेंगे इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस से। सो बिजनेस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे बिजनेस की शुरुआत हुई, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आपको जानना होगा कि आखिर ये बिजनेस है क्या। आखिर ये बिजनेस है क्या, समझिए। देखो, हर एक ह्यूमन बींग्स को, हम सभी लोगों को कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की आवश्यकता होती है ताकि हम अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। तो कहीं ना कहीं बिजनेस की शुरुआत होती है ह्यूमन नीड्स से। भाई हम लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत है, तभी तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली प्रोडक्शन होते हैं, इसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक मींस वो एक्टिविटीज जो पैसे कमाने के लिए, जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से की गई हो। सो बिजनेस बेसिकली क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें लोग इंगेज होते हैं। किस किस चीज में? प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक्सचेंज होगा टू मीट कंज्यूमर डिमांड, ताकि कंज्यूमर की डिमांड फुलफिल हो सके। देखो यहां पर एक बार छोटी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे बिजनेस की। सो ए मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी, मेनली ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज कंसर्न विद दी, जो किससे कंसर्न करती है? प्रोडक्शन, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो तीन ये शब्द आ रहे हैं, ये भी समझ लो। प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना। कंजम्पशन, गुड्स एंड सर्विसेज को अल्टीमेट कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किया जाना। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मींस देखो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक कैसे कैसे सामान पहुंचता है, किस स्टेजों में पहुंचता है, जनरली डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द पीपल, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो लोगों को जरूरत है वो प्रोड्यूसर से कैसे कंज्यूमर तक पहुंचता है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, और बिजनेस के अंदर देखो हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो इंडस्ट्री पढ़ना है, दूसरा कॉमर्स पढ़ना है। इंडस्ट्री मींस जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, और कॉमर्स मींस प्रोडक्शन के अलावा वो सारी एक्टिविटीज जहां तक कंज्यूमर तक अल्टीमेट सामान पहुंच नहीं जाता, सारी एक्टिविटीज किसका पार्ट हुई? कॉमर्स की। ठीक है, खैर ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया बिजनेस का। आइए समझते हैं कि बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई, कहां कैसे पता चला हमें कि बिजनेस हमारे देश में काफी वर्ष पूर्व होता था। देखो काफी सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, काफी सारे हमें सबूत देखने को मिले जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि दूसरे देशों के साथ भी हमारा पहले व्यापार होता था। ये देखो ये कॉइन्स नजर आ रहे हैं, है ना। इसके अलावा ये देखो ये मेजरिंग यूनिट नजर आ रही, कैसे हम मेजर करते थे किस चीज को। ठीक है, ये देखो टुकड़ों में पेमेंट हो रही है, ये टुकड़ों में पेमेंट समझ रहे हो ना। ये मेटल का कोई कॉइन है या मेटल का कोई ऑब्जेक्ट है, जब हम लोग को आधा या कुछ पेमेंट करना हो तो बेसिकली पहले ऐसे भी पेमेंट होती थी। और ये कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ लेजर्स नजर आ रहे हैं जिन पे स्टैंप्स लगी हुई है, यानी हम मानते हैं कि पहले भी क्रेडिट यानी उधार में हो सकता है व्यापार होता हो। ठीक है, यहां देखो सो बेसिकली काफी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो पहले हमारे देश में परफॉर्म की जाती थी, जैसे एग्रीकल्चर। सो यार हमारा देश तो वैसे भी एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, क्योंकि आजादी से पहले या आजादी के समय पे लगभग 70 to 75% पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट थी? सिर्फ एग्रीकल्चर पे। ठीक है, इसके अलावा एनिमल डोमेस्टिफिकेशन, भाई हम लोग पशुपालन भी बहुत ज्यादा करते हैं। वेविंग हुआ, ब्लीचिंग हुआ, डाइंग हुआ, यानी कि जो कपड़ा उद्योग में काम आती थी वो। सो बेसिकली आजादी से पहले हमारा देश हैंडीक्राफ्ट्स के लिए भी जाना जाता था, इसके लिए भी मैं बात करूंगा। ठीक है, उसके अलावा देखो कॉटन की डाइंग हो गई, पॉटरी वर्क हो गया, यूटेंसिल्स मेकिंग हो गया, हैंडीक्राफ्ट फाइनली वर्ड आ ही गया। हैंडीक्राफ्ट मींस वो सारे प्रोडक्ट जो हाथ से बनाए जाते हैं। तो आजादी से पहले हमारे पास बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी। तो जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस है, यानी कि जो हाथ से सामान बनाए जाते हैं, उनके मामले में हमारा देश काफी पॉपुलर था। ठीक है, और बेसिकली काफी सारे हमने ट्रेड रूट्स भी देखे जिनसे हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा व्यापार होता था। एक्सटर्नल ट्रेड, सो बेसिकली यहां सिल्क रूट नजर आ रहा होगा, मैरीटाइम रूट नजर आ रहा होगा, स्पाइस रूट नजर आ रहा होगा। इन सब रूट्स की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि आजादी से पूर्व भी व्यापार होते थे। और इवन ये देखो
हाथियों की मदद से, ये देखो शिप्स की मदद से, कैमल्स की मदद से, इनकी हेल्प से सामान एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता था। ठीक है, यहां देखो और काफी सारे फैमिली बेस्ड वर्कशॉप, फैमिली बेस्ड बिजनेस भी चलते थे कि ये देखो पूरा घर परिवार मिलके कपड़े का प्रोडक्शन कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, कपड़ा उद्योग, ये देखो ये पॉटरी वर्क वगैरह, यानी कि ये हैंडीक्राफ्ट बिजनेस आजादी से पूर्व बहुत ज्यादा प्रचलित था, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस। ठीक है, इसके बाद अभी जरा आओ, सो द इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम एंड हुंडीज। अब देखो ऐसा है यार, जब व्यापार होगा, बिजनेस होगा, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट की यानी उधार की जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये ट्रांजैक्शन कैसे ठीक तरीके से होती थी, अच्छा आप ये भी समझ सकते हो, मान लेते हैं यार शिप की मदद से हम सामान भेज रहे हैं विदेश में, सामान भेजने में लगभग 6 से 7 महीने का टाइम लगेगा। अब सामान जब तक पहुंच नहीं जाता, जब तक पेमेंट रिसीव नहीं होगी, तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनकी हेल्प से पेमेंट रिसीव होती थी, गारंटी मिलती थी, थोड़ा सा वो भी समझ लो। देखो बेसिकली यहां पर नजर आ रहा होगा हुंडीज, ये जिन्हें हम बोलते हैं और चिट्टीज। ये हुंडीज क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो आज के डेट में हम लोग चेक तो सभी ने देखे ही, चेक हो गए, क्रॉस चेक हो गए, अच्छा चेक छोड़ो, डिमांड ड्राफ्ट देखें, चेक्स हो गए, डिमांड ड्राफ्ट हो गए। डिमांड ड्राफ्ट बेसिकली चेक जैसा ही होता है। ठीक है, इसके अलावा चलो ये भी ना देखा हो तो बेसिकली नाम सुने होंगे बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। वो बिल जिस पे हमें पैसे रिसीव होंगे बिल्स रिसीवेबल है, वो बिल जिस पर पेमेंट करनी है बिल्स पेबल है। तो जैसे बिल्स रिसीवेबल, जैसे बिल्स पेबल, या जैसे हम चेक्स कहें, वैसे ही पहले होती थी हुंडीज। ठीक है, क्योंकि पहले ये चेक वेक तो नहीं चलते थे, एक इस टाइप से डॉक्यूमेंट चलता था जिसके ऊपर प्रॉपर स्टैंप रहती थी, सिग्नेचर रहते थे। ठीक है, और ये प्रॉपर लिखी जाती थी कि किसको पे करना है, कितने टाइम में पे करना है, ये बेसिकली हुंडीज कहलाती थी। ठीक है, तो बिजनेस को आसान बनाने के लिए पहले इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम यानी पहले भी बैंकों की शुरुआत हुई, जिससे लोगों को फायदा हुआ, जिससे लोगों को व्यापार करने में आसानी हुई। देखो जैसे हुंडीज का एग्जांपल दे रखा है, अमाउंट 1000 रुपीज, पे किसने पे किया है, किसको पे करेंगे, डेट दे रखी है इलस्ट्रेटिव। ठीक है, बाकी एक इलस्ट्रेशन दे रखी है, आप समझ सकते हो किसको पे करेंगे, किसने पे किया है, दोनों की डिटेल्स होती है, सिग्नेचर होते हैं, स्टैंप लगी हुई होती है, ये आपकी हुंडी कहलाती है। ठीक है, सो फैसिलिटेटेड सेफ लॉन्ग डिस्टेंस मनी ट्रांसफर अक्रॉस लैंड और सी, मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ थेफ्ट। तो ये बात समझ गए ना, कि हम जब काफी दूर सामान भेजते हैं तो भाई कहीं ना कहीं रिस्क रहता है, कहीं ना कहीं चोरी होने का रिस्क रहता है, कहीं ना कहीं यार समय ज्यादा लगता है, तो रिस्क तो होता ही होता है। तो इन सब चीजों के लिए इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम का प्रारंभ हुआ और बेसिकली किसका यूज किया जाने लगा, हुंडीज का। ठीक है, ये देखो एन कॉन्ट्रैक्ट डेट, हुंडी में क्या क्या रहता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो समझो। कॉन्ट्रैक्ट तो समझ लो बेसिकली एग्रीमेंट। देखो रिप्रेजेंट एन अनकंडीशनल प्रॉमिस वारंटी ऑफ पेमेंट, तो पेमेंट के लिए एक अनकंडीशनल प्रॉमिस, अनकंडीशनल जिस पर कोई कंडीशन नहीं होगी, सीधा लिखा होगा कि आपको इतने रुपए पे करने हैं। ठीक है, कैन बी ट्रांसफर थ्रू वैलिड नेगोशिएशंस, कुछ नेगोशिएशंस, कुछ फॉर्मेलिटीज के द्वारा आप इजिली इन डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफर भी कर सकते हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। इसके बाद जरा कुछ देखो हुंडीज के टाइप दे रखे हैं। सो हुंडीज बेसिकली वैसे तो आपकी दो टाइप की होती है, एक है दर्शनी और दूसरा है आपकी मुद्दती। देखो जब पेमेंट तुरंत मिले, प्रेजेंट करने पर मिले, दर्शनी है, एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद मिले पेमेंट, वो आपका मुद्दती है। बेसिकली ये उधार वाली चीजें हैं, है ना, और जब ये आप प्रेजेंट करोगे तो ये आपको तुरंत मिल जाता है। चेक्स की जैसा है, एक फ्यूचर में रिसीव होगा, एक तुरंत जब चेक आप दोगे तब रिसीव हुआ। यहां देखो अब दर्शनी के कुछ टाइप देखो, जैसे धनीजोग, शाहजोग, फिरमानजोग और देखनहर, ये है चार आपके दर्शनी के, और ये दो मुद्दती के हैं, फिरमनजोग और आपका जोखमी। ठीक है, फिरमनजोग यहां भी है, यहां भी है, ध्यान रखना, ये आपका दर्शनी का टाइप है, ये आपका मुद्दती का टाइप है। क्या होते हैं वो सुनो। जैसे पहला है धनीजोग, पेबल टू एनी पर्सन, ये किसी भी पर्सन को पेमेंट मिलेगी। इट इज पेबल टू एनी पर्सन, नो लाइबिलिटी ऑन हु रिसीव पेमेंट, जो भी पेमेंट रिसीव करेगा उसके लिए कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, सिर्फ जिसके पास ये है आपका धनीजोग उसको पेमेंट रिसीव हो जाएगी, जिसके पास चेक बैंक में जाए वो पैसा निकाल सकता है, सेम वैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट है शाहजोग। शाहजोग क्या होता है, पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन ओनली, जैसे चेक पे जिस पर्सन का नाम लिखा है सिर्फ उसी को पेमेंट मिलेगी, सेम वैसे जैसे क्रॉस चेक रहते हैं ना अकाउंट पे,
कि जिसका नाम लिखा है सिर्फ उसके अकाउंट में ही पैसे जाएगा, कोई और विड्रॉ नहीं कर सकता। सेम वैसे ही होते हैं आपके शाहजोग, ठीक है। तीसरा हो फिरमनजोग। सो हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर, ये ऑर्डर पे रहते हैं, तो भाई हुंडी एक ऑर्डर रिप्रेजेंट करती है कि एक सम इतना अमाउंट या इतने समय बाद सर्टेन पर्सन को मिल जाना चाहिए, तो एक ऑर्डर जो क्रिएट करता है वो आपकी फिरमनजोग। उसके बाद देखनहर, पेबल टू दी प्रेजेंटर और बियरर, जो भी हुंडी को प्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट समझते हो ना, जिसके हाथ में हुंडी उसको वो पैसा मिल जाएगा। सो बेसिकली क्या कहलाता है, देखनहर। इसके बाद दो मुद्दती टाइप की, जैसे फिरमनजोग। सो हुंडी पेबल ऑन ऑर्डर फॉलोइंग ए फिक्स्ड टर्म, ध्यान रखना अगर टर्म्स एंड कंडीशन आप पूरी करते हो तो आपको पैसा मिल जाएगा, वो आपको कहलाएगा फिरमनजोग। ऐसे ही एक और है जोखमी, ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच्ड गुड, जब एक जगह से सामान दूसरी जगह भेजते हैं तो जैसे ही सामान पहुंचेगा तो वो आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगा, उस टाइप की हुंडी आपकी कहलाती है जोखमी। जोखमी बेसिकली यार रिस्क को भी रिप्रेजेंट करता है कि सामान जब तक पहुंच नहीं जाता जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो ये हो गई कुछ टाइप्स ऑफ हुंडीज। अब देखो मेजर एंशिएंट ट्रेड सेंटर्स, आप कुछ ट्रेड सेंटर समझ लो जिनके थ्रू व्यापार होता था दूसरे सभी देशों के साथ में। जैसे कुछ नाम याद कर लो बस, पाटलिपुत्र जिसे आज की डेट में हम क्या बोलते हैं, पटना, देन पेशावर है, तक्षशिला है, इंद्रप्रस्थ है, मथुरा है, वाराणसी है, ये नाम आपने सुने 5 से 6 बस ओनली नाम याद रख लो, बाकी और बहुत ज्यादा आपको इनके बारे में डिटेल नहीं पढ़नी है, सिर्फ 4 से 5 नाम याद रख लो। ये याद रख लो कि हमारा दूसरे देशों के साथ जो व्यापार होता था वो किन ट्रेड रूट्स के साथ होता था, ठीक है। इसके बाद अब देखो हिस्टोरिकल ट्रेड बैलेंस ऑफ इंडिया। अगर हम लोग हिस्टोरिकल बात करें, आजादी से काफी समय पुरानी बात करें, तो ध्यान रखना लगभग हमारा आजादी से पहले लगभग हर समय ही जो ट्रेड बैलेंस रहा है वो पॉजिटिव रहा है। पॉजिटिव मींस हमने सर पैसा तो कमाया है, हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया है, इंपोर्ट्स कम किया है, तो ट्रेड बैलेंस बेसिकली हमारा पॉजिटिव रहा है। एक्सपोर्ट्स ऑलवेज एक्सीड्स आवर इंपोर्ट्स। और आजादी से अगर हम थोड़ा सा ही पहले की बात करें तो ब्रिटिशर्स के साथ हमारा व्यापार होता था, ब्रिटिशर्स के साथ भी ब्रिटेन को हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड्स, बट वहां पर भी एक्सपोर्ट ज्यादा थे, इंपोर्ट्स कम थे। यानी हमारा हमेशा ही आजादी से पहले ट्रेड बैलेंस कैसा आया है, सरप्लस आया, यानी कि पॉजिटिव आया, यानी हम लोग हमेशा ही फायदा में रहे हैं, ठीक है। यहां देख सकते हो हमारे कुछ एक्सपोर्ट्स नजर आ रहे हैं, ये देखो स्पाइसेस हुआ, वीट हुआ, शुगर हुआ, कॉटन हुआ, इवन लाइव एनिमल्स हुआ, एनिमल प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। काफी सारी चीजें हैं जो हम शिप वगैरह की हेल्प से भारत से एक्सपोर्ट करते थे। इंपोर्ट्स देख लो क्या क्या सामान हम दूसरे देश से खरीदते थे। सो बेसिकली हॉर्सेस हो गया, चाइनीज सिल्क हो गया, वाइन हो गया, टिन हो गया, अगेन वाइन, देखो तुम्हारी जरूरतों के हिसाब से 2-2 बार वाइन दे दिया। चलो गोल्ड एंड सिल्वर हो गया, लीड हो गया, गिलास हो गया, ये सारी ही चीजें हम लोग इंपोर्ट करते थे। तो अगेन मैं यही कहूंगा कि एक्सपोर्ट ज्यादा थे, इंपोर्ट कम थे, इस वजह से हमारा जो ट्रेड बैलेंस था वो पॉजिटिव था, यानी प्लस में था, यानी हम काफी कुछ अर्न करते थे, काफी कुछ कमा भी रहे थे, ठीक है। देखो कुछ हिस्ट्री बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आओ एरा ऑफ प्रॉस्पेरिटी। सो बेसिकली 17th और 18th सेंचुरी की बात सुनो। प्रॉस्पेरिटी मींस हमारा देश काफी खुशहाल था, हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट थे, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं थे, हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही थी, भले ही हम एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी क्यों ना हो। सो ये देख रहे हो आप लोग, ये देखो काफी कुछ पैसा। सो बेसिकली यार सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे। इवन हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो थे वो काफी बढ़िया पॉपुलर थे। जिन्होंने भी राज किया हमारे देश के अंदर, चाहे वो राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे नवाब हो, उन सब ने हैंडीक्राफ्ट्स को काफी प्रोटेक्ट किया, जिस वजह से यार हम लोग काफी अच्छा खासा कमा रहे थे। ये देखो वाइब्रेंट कॉमर्शियल सेक्टर, ट्रेड फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, यूरोपियन वोयेज फॉर डिस्कवरी, तो काफी कुछ यार हम लोग विदेशों में बेचते थे, जिस वजह से हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, काफी अच्छा खासा हम अर्न कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारे देश में ब्रिटेन आए, मेन आए यहां पर मिड 18th सेंचुरी। अच्छा उससे पहले देखो की फैक्टर्स इन इंडियाज डिक्लाइन। अब इंडिया को डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। क्यों इंडिया डिक्लाइन हुआ, यहां से हम लोग जो सोने की चिड़िया कहा जाते थे वो धीरे धीरे कमी क्यों हुई वो भी समझे। सबसे पहली चीज लैक ऑफ एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। हमारे यहाँ यार पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल किया था, हमारे यहाँ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन यानी कि नई टेक्नोलॉजी देश के अंदर बहुत लेट आई, ठीक है। लिमिटेड मास एजुकेशन, एजुकेशन सेक्टर हमारे यहाँ बहुत कम था,
जिस वजह से भी हमारा देश पिछड़ा हुआ था। ये आजादी से काफी पुरानी बात हो रही है, ये ब्रिटिशर्स से पहले की बात हो रही है, ठीक है। और जैसे ही 18th सेंचुरी यानी अब किसका आगमन हुआ, ब्रिटिशर्स का, तो अंग्रेजों ने हमारे देश में राज किया। अब अंग्रेजों ने राज किया तो इन्होंने क्या किया, भारत को एक फीडर इकोनॉमी बना दिया। फीडर मींस यहां से एक्सपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल, वहां से इंपोर्ट करेंगे फिनिश गुड्स। सो ब्रिटिशर्स ने काफी एक्सप्लॉइट किया और एक्सपोर्ट करने के बाद जो हमारी 19th सेंचुरी थी, देखो ट्रांसफर फ्रॉम एक्सपोर्टर ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स, और तो वापस से हम लोग किस चीज में ट्रांसपोर्ट हो गए, एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो वापस से हम लोग ब्रिटिशर्स के जानने के बाद, आजादी मिलने के बाद हम लोग अगेन क्या करने लगे, फिनिश गुड्स को भी ट्रांसफर करने लगे। तो यहां देखोगे अच्छा ये देखो जरा हम लोगों को आजादी से पहले यानी ब्रिटिशर्स के टाइम की कुछ इमेजेस नजर आ रही, जैसे रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, हाई वैल्यू एक्सपोर्ट। तो इसके बाद ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स को हम लोग इंपोर्ट करते थे। ये बेसिकली ब्रिटिशर्स के टाइम की बातें हैं कि हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे, फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करते थे। इनसे भी हमारे पास क्या था, इनसे भी ध्यान रखना, हम लोगों को यार अच्छा खासा पैसा कमाया। वो बात अलग है कि इस पैसे का उपयोग हमारे ही देश में नहीं किया गया, जिस वजह से देश के अंदर काफी ज्यादा गरीबी थी, हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी थी, स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, ठीक है। इसके बाद देखो यार, थ्योरी पढ़ पढ़ के बोर मत होना, बस ये मत कहना कि सर आप क्या बहुत ज्यादा पुरानी बातें करने लगो। थोड़ा सा बिजनेस को समझ लो कि बिजनेस पहले से अभी तक कैसे कैसे होता था। यहां देखो कुछ बढ़िया नजर आ रहा होगा, इंडिया बिगिंस टू री इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ब्रिटिशर्स गए, आजादी मिल गई, अब क्या हुआ, री इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो अब आजादी के बाद बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई, एक बार वो समझ लो। देखो सो बेसिकली शुरुआत की हम लोगों ने 51 टू 52, और हम लोगों ने शुरुआत की थी 5 ईयर प्लान से। 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स याद है आप लोगों को, जिसे हिंदी में बोलते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। तो भारत ने क्या किया, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 5 ईयर प्लान्स की शुरुआत की। बेसिकली प्लानिंग कमीशन का स्टार्टअप हुआ, प्लानिंग कमीशन का सेटअप हुआ, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, 5-5 साल के लिए प्लानिंग की, जिनसे अब आजादी के बाद हमारे देश ने डेवलपमेंट स्टार्ट किया। और बेसिकली देखो मॉडर्न साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस बने, साइंटिफिक रिसर्च, बहुत सारे इंस्टीट्यूट बने, जिनकी वजह से डेवलपमेंट देश के अंदर शुरुआत हुआ, ठीक है, आजादी के बाद। ये बात याद रखिएगा, आजादी के बाद 51 से ही हमने बेसिकली जो हम डिपेंडेंट थे वो थे पब्लिक सेक्टर पे। तो आजादी के बाद ज्यादातर गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस लगी, पब्लिक सेक्टर लगे, प्राइवेट सेक्टर पे हम कम रिलाई कर रहे थे। तो दूसरी बात, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं कर रहे थे अब आजादी के बाद, क्योंकि हमें डर था कि जैसे ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया वैसे कोई और एक्सप्लॉइट ना करे, ठीक है। कुछ समस्याएं थी 51 टू 90 के बीच में, यानी आजादी के बाद काफी सारी समस्याएं भी थी, जैसे लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं था, कैपिटल फॉर्मेशन को हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो यार इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा कमी थी हमारे देश के अंदर, तो इस वजह से प्राइवेट सेक्टर वैसे भी नहीं आ पा रहा था, ठीक है। पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली राइज हो रही थी, मैंने बताया ना कि बर्थ रेट बहुत ज्यादा थी आजादी के समय पर, ठीक है। इसके अलावा यहां देखो बजट कम था, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमें एक्सपोर्ट करके गए थे, हम यहां से सिंपली सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, तो बहुत ज्यादा हमने कमाया भी नहीं था, ठीक है। अब 1991 जब इतनी सारी प्रॉब्लम देख ली 51 टू 90 तक, तो 1991 में एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी आई जिसको हम बोलते हैं एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। तो अब हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी स्टार्ट किया। लिबरलाइजेशन मींस प्राइवेट सेक्टर को हमने काफी ज्यादा छूट दे दी थी कि आप देश के अंदर कैसे भी प्रोडक्शन कर सकते हो। जो अननेसेसरी लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता था, उन अननेसेसरी लाइसेंस को हटा दिया गया, सिर्फ कुछ सेक्टर को छोड़ के, बाकी अब किसी सेक्टर पे लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है, ठीक है। सो लिबरलाइजेशन में कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ, जिससे ग्लोबल इंटीग्रेशन हुआ, दूसरे देश आए, फिर हमारे देश के अंदर अपनी इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश की, जिनसे हमारा देश अब धीरे धीरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बाकी सभी चीजों में आगे बढ़ने लगा, ठीक है। इसके बाद द प्रॉमिस ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो 1991 के बाद भाई साहब सरकार ने प्रॉमिस किया कि अब आपकी जो इकोनॉमी है वो एकदम तेज गति से बढ़ेगी। सो बेसिकली इंडिया अमंग वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, भारत क्या है, वर्ल्ड की पूरी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तेज गति से। और बेसिकली यहां देखो 16 के बाद से एक चार्ट दिख रहा है, भारत ने जीडीपी ग्रोथ के मामले में एक अच्छा खासा प्रयास किया, तेज गति से हमारी जीडीपी बढ़ी। सो जीडीपी के बढ़ने से हुआ क्या, ड्राइवर्स ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ, देखो इनकम बढ़ी जीडीपी के बढ़ने से, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज जितना ज्यादा प्रोड्यूस होंगे उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा
तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, सेविंग्स बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, डोमेस्टिक इससे कंजम्पशन भी बढ़ता है क्योंकि लोगों के पास इनकम आएगी तो वो खर्च करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, यंगर पॉपुलेशन, अगेन ये भी आपकी यंगर पॉपुलेशन बढ़ने लगी धीरे धीरे करके। ठीक है, इसके अलावा कैटलिस्ट फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या हुआ, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स थे जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता थी। सो बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, बायोटेक, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे ही जगह ऐसे थे जहां पर हमारे देश को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जरूरत थी। इसके अलावा काफी सारे देखो गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव्स की, काफी सारे सरकार ने भी प्रयास की, काफी सारी सरकार ने भी योजनाएं लॉन्च की जिन वजह से बिजनेस को बढ़ाने में काफी हेल्प मिली। जैसे यहां पर नजर आ रहा होगा मेड इन इंडिया नजर आ रहा होगा, स्किल इंडिया नजर आ रहा होगा, डिजिटल इंडिया नजर आ रहा होगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नजर आ रही होगी। इनकी हेल्प से भी हमारे देश के अंदर बिजनेस काफी तेजी से बढ़ा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है दैट इज मेक इन इंडिया, जिसकी वजह से हमारे देश को देश के खासकर जीडीपी ग्रोथ में काफी हेल्प मिली। किसमें? मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। और ये सिंबल बेसिकली आप काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में आप नजर भी आता हो आप लोगों को। ठीक है, मेक इन इंडिया का। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई वो देख लो, 25 सितंबर 2014 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरुआत की गई, बेसिकली बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था टू इनकरेज नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट विद इन द इंडिया। वो चाहते थे कि भारत के अंदर ही मल्टीनेशनल कंपनीज आए, अपना सेटअप करें और देश के अंदर ही प्रोडक्शन करें गुड्स एंड सर्विसेज का। ये नहीं कि दूसरे देश में प्रोडक्शन करते हैं, वहां से बना हुआ सामान भारत में लेके आए, ना भाई, देश के अंदर ही प्रोडक्शन करो। टैक्सेस वगैरह काफी कम कर दिए थे जिससे मल्टीनेशनल कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा इंकरेजमेंट मिले। ठीक है, फोकसिंग ऑन जॉब क्रिएशन एंड स्किल एनहेंसमेंट, तो इस पर मेन फोकस था जॉब क्रिएशन, स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलावा ये काफी सारे सेक्टर्स नजर आ रहे होंगे जिनके अंदर मेन फोकस किया था, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गया, एविएशन हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो गया, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, बाकी मेडिसिन वगैरह आप लोग सभी लोग जानते हो, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, इन सभी सेक्टर्स को बढ़ावा दिया मेक इन इंडिया के द्वारा। तो ये भी काफी अच्छी पहल थी सरकार से, जिसके बाद से देश की जीडीपी और तेज गति से बढ़ने लगी। सो यार, आज की क्लास थोड़ी ज्यादा ही थ्योरेटिकल क्लास हो गई है ना। तो चलो, मैं उम्मीद करूंगा कि एटलीस्ट आपको इतना समझ आया होगा कि बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई, भारत के अंदर आजादी से पहले कैसे व्यापार होता था। कहीं कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, ये मेरा ईमेल आईडी है। इसके अलावा नीचे कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। सो आप कहां से हैं, आपका नाम क्या है, कौन से स्कूल से, नीचे कमेंट बॉक्स करना, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।